नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इंडियन जो जनरल नॉलेज है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं ये आपके आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी परीक्षाओं के अंदर भारतीय जो सामान्य ज्ञान है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के अंदर, चाहे एसएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी लेवल का हो या कोई अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से जो आने वाली परीक्षा है उनके जो परीक्षा के अंदर जो है फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडियन जो सामान्य ज्ञान है, भारतीय सामान्य ज्ञान है, इसके मैं लगभग आपको 500 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और डेली के डेली लगभग 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। तो जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उससे पहले मैं आपको जो 500 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो 500 क्वेश्चन से जो है बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहरते किस वर्ष किया? बंगाल जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत या प्रोत्साहन किस वर्ष किया? तो राइट आंसर होगा ए 1919 ईस्वी में। और जब 1919 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया तो उस समय बंगाल का जो है गवर्नर कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल के गवर्नर थे। और इस विभाजन का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो भारतीयों में हिंदू एवं मुसलमानों को अलग करना। जो भारतीय थे, भारतीयों के अंदर हिंदुओं को और मुसलमानों को अलग करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और भारतीयों के जो स्वतंत्रता संग्राम था, भारतीयों ने स्वतंत्रता का जो संग्राम किया था उस संग्राम को कमज़ोर करना, यानी जो आंदोलन कर रहे थे उन आंदोलनों को कमज़ोर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? जलियांवाले बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? तो राइट आंसर होगा बी 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इस पर जो है जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर गोलियां चलाई थी, जिसके कारण अमृतसर पंजाब के अंदर ये हुआ था। तो वहाँ पर जो हज़ारों लोग मारे गए थे और लगभग 2000 से ज़्यादा लोग इस हत्याकांड के अंदर घायल हुए थे। तो ये ध्यान में रखना है। और ये पंजाब के अमृतसर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, 1911 तक बिहार निम्न में से किसके अंतर्गत था? 1911 में बिहार जो है ये किसके अंतर्गत था? तो राइट आंसर होगा ए बंगाल महाप्रांत। बिहार 1911 तक बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। और बात करें तो दिनांक है 22 मार्च 1912, यानी 22 मार्च 1912 ईस्वी की बात है। तो इस दिन बिहार एवं उड़ीसा जो है ये बंगाल से अलग हुए थे।
बिहार एवं उड़ीसा ये दोनों बंगाल से अलग हुए थे। कब हुए थे? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा बी, सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद ये अलीगढ़ के अंदर मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसकी स्थापना अगर पूछे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना तो 24 मई 1875, 24 मई 1875 ईस्वी को मुस्लिम जो विश्वविद्यालय था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक सर सैयद अहमद। नेक्स्ट है, चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है? चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ए, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। और चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो ये 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी कांड हुआ था। यानी इस कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है ये वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन ने वापस ले लिया था। और चोरा चोरी कांड कहाँ पर हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिला है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर ये कांड हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था तो ये होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोकप्रिय होने वाला आंदोलन है होम रूल आंदोलन था। और होम रूल आंदोलन कब हुआ? तो ये जो होम रूल आंदोलन है इसकी स्थापना तो ये 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव के अंदर जो है ये होम रूल आंदोलन हुआ था। और इसके संस्थापक अगर पूछे तो होम रूल आंदोलन के संस्थापक गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट जो है इसके संस्थापक थे। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान में रखना है 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध को ग्रेट वार या ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट वार या ग्लोबल वार के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला या पुराना शहर कौन सा? तो राइट आंसर होगा बी, हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला वह पुराना शहर था। और हड़प्पा की खोज 1921 में और किसने की थी? तो जो दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और दयाराम साहनी ने जो सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल के निर्देशन के अंदर इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो राइट आंसर होगा ए, मातृशक्ति। मातृशक्ति पर सिंधु घाटी के जो लोग हैं ये विश्वास करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी के जो लोग हैं ये लोग जो ज़्यादातर देवी माँ की पूजा करते थे। और देवी माँ की पूजा करने के कारण इन्हें जो है मातृशक्ति पर सर्वाधिक विश्वास था। और अगर पूछे सिंधु जो वासी थे उनका पवित्र जानवर क्या है? तो जो सांड है, सांड ये उनका पवित्र जानवर था। पवित्र या पालतू भी बोलते हैं, पालतू ज़्यादातर, तो ये जानवर इनका सांड था। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ तो राइट आंसर होगा बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। या
इसे आदर्श भी बोलते हैं, अच्छे हृदय वाला, आस्तिक या अच्छे गुणवत्ता वाला भी इसका अर्थ हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो राइट आंसर होगा बी, सी, तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। और बात करें तो वैदिक सभ्यता का विकास सिंधु सभ्यता के बाद में हुआ था। जो वैदिक काल था या वैदिक जो सभ्यता थी, इसका जो विकास है ये जो सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता के बाद में इसका विकास हुआ था या प्रचलन हुआ था। और बात करें तो जो सिंधु यानी वैदिक सभ्यता का विकास सिंधु सभ्यता के बाद हुआ था। और यह जो वैदिक सभ्यता है ये एक हिंदू सभ्यता थी, हिंदुओं की एक सभ्यता थी। और इसका काल 1700 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 1700 से 1000 ईसा पूर्व। और अगर सिंधु की बात करें तो ये मैंने बताया था आपको 2350 से 1750 है सिंधु सभ्यता का, और वैदिक सभ्यता का 1700 से 1000 ईसा पूर्व काल माना जाता है। नेक्स्ट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो राइट आंसर होगा सी, सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र है ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। और बात करें वैदिक गणित को मानस गणित के नाम से भी जाना जाता है, और इसे मानस गणित के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। और अगर बात करें वैदिक गणित के जनक की, तो वैदिक गणित के जनक थे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी कृष्ण भारती। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी कृष्ण भारती जी ये वैदिक गणित के जनक थे। और वैदिक गणित की बात करें तो सर्वप्रथम शुरुआत 1965 ईस्वी के अंदर इनकी एक पुस्तक थी। इसी पुस्तक के द्वारा जो है इनकी शुरुआत हुई थी। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस युग में संस्कृति के बारे में प्राचीन जो है वैदिक युग की संस्कृति के बारे में चर्चा दी गई है? इसका राइट आंसर होगा ए, ऋग्वेद के अंदर है। ऋग्वेद में प्राचीन जो है वैदिक युग संस्कृति के बारे में चर्चा दी गई है। और ऋग्वेद ये संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत जो है, सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत भी ऋग्वेद को ही माना जाता है। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, वेदों की संख्या 4 है। और 4 वेद कौन कौन से हैं? तो एक हो गया ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्व वेद। तो ये 4 प्रकार के वेद थे, तो ये ध्यान में रखना है। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद, वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर होगा बी, पशुपालन। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। और सामवेद है यह ग्रंथ जिसके अंदर मंत्र गाए जा सकते हैं। सामवेद जो ग्रंथ है इसके अंतर्गत मंत्र गाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है?
तो राइट आंसर होगा सी मनु, यानी मनु है ये प्रथम विधि निर्माता है और मनु को ही पुरातन जो काल है पुरातन काल का निर्माता माना जाता है। पुरातन काल का निर्माता मनु को माना जाता है। अगर आपसे पूछे मौर्य काल की, मौर्य काल के निर्माता की, तो मौर्य काल का निर्माता चाणक्य को माना जाता है। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। प्रथम विधि निर्माता मनु है, पुरातन काल के निर्माता मनु है और मौर्य काल के निर्माता चाणक्य है। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सी श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। और बात करें श्रीमद् भागवत गीता की रचना की तो जो महर्षि वेदव्यास थे, महर्षि वेदव्यास के द्वारा इसकी रचना की गई। और श्रीमद् भागवत के अंदर है 18 अध्याय और 700 श्लोक है। 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो राइट आंसर होगा बी गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। और गोधन का अगर आपसे अर्थ पूछे कि गोधन का अर्थ क्या है, तो गोधन का अर्थ है गायों के रूप में संपत्ति या गायों का समूह है। गायों के रूप में संपत्ति या गायों का समूह है, ये आपको ध्यान में रखना है। गायों के रूप में संपत्ति या गायों के रूप में समूह है, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा 18। पुराणों की संख्या 18 है। और 18 पुराण कौन कौन से हैं? तो ये ध्यान में रखना है। पहला पुराण है ब्रह्मा पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है वायु पुराण, पांचवा भागवत पुराण, छठा है नारद पुराण, सातवां है मार्कंडेय पुराण, आठवां अग्नि पुराण, नौवां है भविष्य पुराण, 10वां है ब्रह्मा वैवर्त्य पुराण, 11वां है लिंग पुराण, 12वां है वराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण है और 15वां है कुरम पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां है गरुड़ पुराण और 18वां है ब्रह्मांड पुराण। तो ये 18 पुराण है, ये आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से पुराण है। अगर पुराणों के नाम पूछे तो ये नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो राइट आंसर होगा बी प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण है ये प्रकृति की उपासना था। नेक्स्ट है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद के अंदर पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो राइट आंसर होगा बी इंद्र के लिए। भगवान इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। यानी पुरंदर का अगर आपसे अर्थ पूछे तो पुरंदर का अर्थ होता है किलों का विनाशक। किलों का विनाशक ये पुरंदर का अर्थ होता है। नेक्स्ट है शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो राइट आंसर ए गणित। यानी जो वैदिक गणित है, वैदिक गणित से सुलभ जो सूत्र है इसका संबंध है। नेक्स्ट है अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा सी ऋग्वेद से। अस्तो माँ सदगम्य जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है धर्म शास्त्रों में बुरा चौधर क्या है?
धर्म शास्त्रों के अंदर भू राजस्व दर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर 1/6 है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत के अंदर निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी स्वर्ण आभूषण। प्राचीन काल में स्वर्ण जो आभूषण थे, सोने के जो आभूषण थे, इन्हें निष्क नाम से जाना जाता था। और बात करें निष्क जो है, निष्क ये गले में पहनने वाला सोने का आभूषण होता था। निष्क जो है ये गले के अंदर पहनने वाला सोने का आभूषण होता था। और दोस्तों बात करें सोने के सिक्के जो थे, इन्हें निष्क कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कारसापण कहा जाता था या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को मास्क कहा जाता था। और जो तांबे के छोटे छोटे सिक्के होते थे, उन सिक्कों को काकणी कहा जाता था। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है कि सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को कारसापण कहा जाता था या धरण कहा जाता था, तांबे के सिक्कों को मास्क कहा जाता था, और जो तांबे के छोटे सिक्के होते थे उन सिक्कों को काकणी कहा जाता था। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक है। योग दर्शन के प्रतिपादक है, तो राइट आंसर होगा डी पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है, यानी महर्षि पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रतिपादक है। और योग दर्शन को पूरक दर्शन भी कहा जाता है। योग दर्शन को ध्यान में रखना है, पूरक दर्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ए दर्शन से। उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो राइट आंसर होगा डी सरस्वती नदी। आरंभिक जो वैदिक साहित्य है इसके अंदर सरस्वती नदी का सर्वाधिक जिक्र किया गया है। सर्वाधिक जो है ये नदी है, ये सर्वाधिक वर्णित नदी सरस्वती नदी है। और बात करें तो जो वेदों की रचना हुई थी, ये रचना भी ऋषि मुनियों के द्वारा सरस्वती नदी के किनारे की गई थी। और सरस्वती नदी है, इसे वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी माना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती नदी है। वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई? तो ये सरस्वती नदी के किनारे ने वेदों की रचना हुई थी। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का संबंध जो है किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत ये राइट आंसर होगा ए मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत है ये मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो राइट आंसर होगा ए गणतंत्र। वैदिक युग के अंदर जो सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। अगर गणतंत्र का अर्थ पूछे तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि वह राज्य या राष्ट्र जिसके अंदर जो समस्त राज्य की सत्ता है ये जन साधारण के हाथों में हो। राज्य या राष्ट्र की जो समस्त राज्य सत्ता है ये जन साधारण के हाथों में हो, यही गणतंत्र का जो है अर्थ है। तो जो वैदिक युग के अंदर प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो ये गणतंत्र प्रणाली थी, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये आंसर आपको कैसे लगे, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और दोस्तों जो आपके दोस्त हैं उन दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।